उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका दिन अच्छा जा रहा होगा, सब अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने यानी कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हम लोग ने कुछ ऐसे टाइप के कंजंक्शन पढ़े थे। हमने ये पढ़ा था कि किस कंजंक्शन को किसके लिए यूज किया जाएगा। जैसे बिकॉज कंजंक्शन था, उसको रीजन एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसी सब को थोड़ा रिकैप करते हैं। तो हमारे पास एक कंजंक्शन था, क्या था? बिकॉज। उसके बाद हमारे पास कंजंक्शन था, क्या था? फॉर। एक क्या था? एज और सिंस। हमने कहा था ये जो चार कंजंक्शन है, ये जो चार कंजंक्शन है, इनका हम यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? किसी रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए। क्यों यूज करेंगे? रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक। उसके बाद हमने कहा था जैसे दाव है, दाव। ठीक। उसके बाद हमारा हो गया वाइल। उसके बाद हमारा हो गया है हाउएवर। उसके बाद हमारा हो गया, क्या हो गया हमारा? वेयरएज। वेयरएज। तो ये जो चार है, इसका हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? इसका हम यूज करते हैं कॉन्ट्रास्टिंग रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए। कैसे रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए? ऐसे रीजन जो कॉन्ट्रास्टिंग इन नेचर हो। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कोई आदमी मान लो मेहनत किया, हम बोल रहे हैं कि मेहनत किया, वो टॉप कर गया। हम पूछे कि वो आदमी क्यों टॉप किया, हम बोले ही टॉप बिकॉज ही वर्क हार्ड, चाहे फॉर हिज हार्ड वर्क। ऐसा हम बोला। तो यहाँ जो हम यूज कर रहे हैं बिकॉज, यहाँ हम बता रहे हैं क्यों टॉप किया। उसका रीजन ये है कि उसने कड़ी मेहनत की है। हम यहाँ दो रहे हैं लॉजिकल रीजन। तो मतलब जो रिजल्ट आया है, जो रिजल्ट है उसका जो रीजन है, जैसा होना चाहिए वही है, तो हो गया रीजन। इसको हम बोल सकते हैं लॉजिकल रीजन। यहाँ इसको इसको किस लिए यूज किया जाएगा? कॉन्ट्रास्टिंग रीजन। कॉन्ट्रास्टिंग रीजन। अब आपको ये नहीं समझना है कि सर बिकॉज है तो सिर्फ कन्वेंशन ही होता है। पहले भी बता चुके हैं, कोई भी वर्ड जो है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच फिक्स नहीं होता। जैसे फॉर है, इसको हम एज ए प्रीपोजिशन भी यूज करते हैं। जैसे एज है, इसको हम कैसे यूज करते हैं? इसको हम एज ए एडवर्ब भी यूज करते हैं। डिग्री ही इज रन एज फास्ट एज, ऐसा कुछ करके, ही इज सो फास्ट, ऐसा कुछ करके। तो ऐसा नहीं है कि ये जो एज है ये सिर्फ कंजंक्शन ही होता है, ये एडवर्ब की तरह भी काम करता है। वो डिपेंड करेगा। बट जब हम इसको एज ए कंजंक्शन यूज करते हैं तो क्या होता है? लॉजिकल रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसके बाद हमने इसको ये देखा था। उसके बाद हमने कहा था कि ये जो है, जैसे कि बट हो गया, स्टिल हो गया, येट हो गया। ठीक है। इस येट है, ये एडवर्ब भी होता है। येट मतलब क्या होता है? टिल नाउ। जब हमें टाइम को एक्सप्रेस करना हो तो हमको ये बताना हो कि टिल नाउ, अब तक। तो एज ए एडवर्ब भी हम येट को यूज करते हैं। बट ये क्या होता है? एज ए कंजंक्शन भी यूज होता है, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी है। तो कोई भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच फिक्स नहीं होता। इसको हम क्यों यूज करते हैं? एक हमारा हो गया नॉनदलेस, नेवरदलेस, ये हो गया। तो ये जो पांच है, ये जो पांच है, ये जो दो है नीचे वाला, ये क्या है? एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ये जो कि एक एडवर्ब है जिसको हम कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं, कंजंक्शन की तरह काम करता है। इसका हम क्यों यूज करते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए। कॉन्ट्रास्टिंग रिजल्ट को एक्सप्रेस करने, इसको हम कॉन्ट्रास्टिंग रिजल्ट मतलब बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि वो ही फेल्ड येट ही वर्क हार्ड। तो यहाँ ये यहाँ नहीं होगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि यहाँ रिजल्ट एक्सप्रेस करना था, हम बोल रहे हैं ही फेल्ड, ये क्या है? रिजल्ट है। हम बोल रहे हैं ही वर्क हार्ड येट ही फेल्ड। वो क्या किया? कड़ी मेहनत किया, उसके बाद भी उसका रिजल्ट क्या आया? फेल हो गया। तो ये क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग रिजल्ट है। इसके लिए हम क्या यूज, येट है, बट है, स्टिल, ऐसा यूज करेंगे। ये टाइम से रिलेटेड कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाए। इसको हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर उसी प्रकार से हमने क्या पढ़ा था? क्या था? therefore, so, hence, that's why,
ये जो चार वर्ड है हम इनको कहाँ यूज करते हैं, इनको हम यूज करते हैं लॉजिकल रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए, कि जैसा रिजल्ट आना चाहिए, सॉरी, लॉजिकल रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, कि जैसा रिजल्ट आना चाहिए वैसा ही रिजल्ट आया है। ये क्या हो गया, लॉजिकल रिजल्ट। लॉजिकल रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि ही टॉप, हम बोल रहे हैं ही वर्क हार्ड सो ही टॉप इन हिज क्लास, तो यहाँ क्या है, लॉजिकल रिजल्ट है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, वो टॉप का है किया, ही वर्क हार्ड, ही वर्क हार्ड सो ही टॉप इन क्लास, उसने कड़ी मेहनत किया तो उसका रिजल्ट क्या हो गया, वो क्या किया, क्लास में टॉप किया। तो ये हमने पढ़ लिया था। आज तो आज की क्लास हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ने वाले हैं जिनके साथ कोई ये पार्टिकुलर कंजंक्शन ही यूज किया जाएगा, अगर हम यूज करेंगे तो ऐसे पेयर्स को हम लोग कहते हैं कोरिलेटिव पेयर। आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि ये वर्ड है, अगर हमें इसके साथ कोई और वर्ड यूज करना है तो वो कौन सा वर्ड यूज होगा, उसी को हम बोलते हैं कोरिलेटिव पेयर। मतलब ऐसे वर्ड जो पेयर में यूज होते हैं उनके साथ वही वर्ड यूज होगा, दूसरा वर्ड यूज नहीं होगा, ऐसे पेयर्स को कहते हैं कोरिलेटिव पेयर। आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। तो यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि बोथ कमल एज वेल एज हिज पेरेंट्स हैव बीन इनवाइटेड। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं एज क्या होता है, एज वेल एज। तो एज वेल एज जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये है हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज। फ्रेज और ये जो बोथ हमने लिखा है ये एक डिटरमिनर है। क्या है, डिटरमिनर। ये क्या करता है, नंबर पर इंफेसिस किया जाता है। ये क्या करता है, नंबर पर इंफेसिस करता है कि नंबर जो है वो 2 है। तो जब नंबर 2 होगा तभी हम इसका यूज करेंगे, नहीं तो नहीं यूज करेंगे, ठीक। तो हमने समझ लिया। तो अब हम क्या देखें कि ये क्या है, एज वेल एज। तो एज वेल एज क्या है, एक प्रीपोजिशन है। और हमने पढ़ा था कि अगर कोई वर्ड प्रीपोजिशन का क्या हो जाता है, अगर कोई वर्ड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है तो फिर वो वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। अब ये जो प्रीपोजिशन है इससे क्या हो गया, हिज पेरेंट ऑब्जेक्ट हो चुका है। हिज पेरेंट इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि बोथ हमेशा 2 नंबर के इंफेसिस करता है कि नंबर क्या है, 2 है। ये तो गलत हो गया, क्योंकि 2 के लिए यूज होता है, हमने गलत कर दिया, इसको मालूम मिटा दिया। हमने कहा सर अगर हमने 2 नहीं लिखा तो कोई दिक्कत, हम बोले हाँ फिर भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब की एस या ईएस फॉर्म क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। तो अगर हमने बोथ हटा भी दिया तो ये लिखेंगे तब सही होगा, ठीक। तो पहले इसको नोट कीजिए। ये हो गया कि बोथ हटाने के बाद भी गलत था, तो कैसे सही करें, तो ऐसे सही कर सकते हैं। अब हमें ये जानना है कि मान लो सर बोथ तो हमको लिखना ही है, बोथ तो हमको लिखना ही है, और अब हम सही करना चाहते हैं, बोथ लिखा रहे फिर भी कैसे सही किया जाएगा। अब हमने ये देख लिया एज वेल एज जो है वो क्या है, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए होंगे, यहाँ हमको सिर्फ फिर से हैव लिखना। तो अब यहाँ लिखा है हैव और यहाँ लिखा है बोथ। तो हमने कहा ये जो बोथ है किसको इंफेसिस करता है, नंबर को इंफेसिस करता है। तो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मतलब हमें मेरा जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ कमल अकेला नहीं होगा, ये कमल भी होगा और ये जो हिज पेरेंट लिखा है ये दोनों होगा। अब हम क्या चाहते हैं कि दोनों अटैच हो जाए, दोनों जुड़ जाए। तो हमारे पास एक ही कंजंक्शन है जो इसको जोड़ सकता है, वो क्या है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन हमारे पास एक ही है, एंड क्या है, एक क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है जो कि जोड़ने का काम करता है। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन जो कि क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, एंड कर देंगे।
अगर हमने यहाँ एंड लिखा तो क्या होगी हमारा, अब हमारा सब्जेक्ट कमल भी है और हिज पेरेंट दोनों है, क्योंकि अब दोनों क्या हो गया, जुट गया है। तो एंड जो कंजंक्शन होता है उसका काम होता है जोड़ देना। तो ये जो हमने बोला कि जो बोथ वर्ड है, ये जो बोथ वर्ड है, इस बोथ वर्ड जो कि एक डिटर्मिनर है, अगर हमें इसके साथ हम चाहते कोई वर्ड यूज करें तो वो क्या है, एंड है। तो इसी पेयर को हम लोग बोलते हैं कोरिलेटिव पेयर। रिलेटिव पेयर मतलब ऐसे पेयर ऑफ वर्ड जो एक साथ यूज होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमको आज वर्ड पढ़ना है जो कि अगर हमने उसके साथ यही पार्टिकुलर कंजंक्शन यूज किया जाए तो आज हम लोग ऐसे ही कुछ वर्ड्स पढ़ने वाले हैं जिसके साथ एक सर्टेन कंजंक्शन ही यूज होता है, कि अगर आपको इसके साथ कोई कंजंक्शन यूज करना है तो यही कंजंक्शन यूज होगा, दूसरा कुछ भी नहीं यूज होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं कोरिलेटिव पेयर्स, यानी बोथ के साथ एंड यूज होगा। ठीक, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। ये तो हमने समझ लिया क्यों गलत था क्यों सही था, सब आपको समझ आ गया होगा। चलिए 1 2 3 4 5। यहाँ मैंने फिर से एक सेंटेंस लिखा आई यूजुअली रेस्ट बिटवीन 3 PM to 5 PM। तो ये जो बिटवीन क्या है, एक प्रीपोजिशन है, हमने यहाँ लिख दिया बी, और टू क्या है, ये भी एक प्रीपोजिशन है। हमने क्या पढ़ा था प्रीपोजिशन में कि ये जो बिटवीन वर्ड है, इसलिए मैंने पहले प्रीपोजिशन पढ़ा दिया है। जो बिटवीन वर्ड है ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन का कंजंक्शन बिटवीन है और अमंग है। ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होना चाहिए। अब अगर हम देखें इस बिटवीन वर्ड का एक ही ऑब्जेक्ट है, ये 3 PM, और ये जो 5 PM हमने लिखा है वो इस टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये गलत है। तो जब भी हम बिटवीन या प्रीपोजिशन वर्ड लिखेंगे, इसका जो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए। तो इसको क्या करना है, हमको सही करना है। फिर से वही बात, इस दोनों को अगर हम एक साथ इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ एक ही कंजंक्शन लिख सकते हैं, वो क्या है, वो है एंड। तो किसी ने पूछा क्या सर यही एक तरीका है इस सेंटेंस को सही करने का, तो ऐसा नहीं है। हम चाहें हम ये भी लिख सकते हैं, आई यूजुअली रेस्ट फ्रॉम 3 PM to 5 PM। तो ये हम ये भी लिख सकते हैं, ये सेंटेंस भी सही है और ये भी सेंटेंस सही है। मान लो दोनों ऑप्शन दिया हो एग्जाम में, किसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, हम इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। क्यों, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक को, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, जो पहले आएगा उसको हम सही मान के चलेंगे और बाद वाले को करेक्ट करना होता है, ठीक है। बट हमेशा ऐसा होगी कोई जरूरी नहीं है, हमें ओवरऑल सेंटेंस को भी देखना होता है कि कम से कम करेक्शन से क्या सही हो सकता है, ठीक। तो ये सब इस टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, उसमें आपको पहले भी बताया है कि कहाँ कैसे चलना होता है, ठीक। तो ये बात हम लोग समझ गए। तो ये जो हमने लिखा है, जो बिटवीन वर्ड है उसके साथ हमने एंड लिखा है, इसको भी क्या बोलते हैं, बिटवीन के साथ हमने लिखा एंड। ये क्या है, कोरिलेटिव पेयर्स है, कोरिलेटिव पेयर्स है, ठीक। ठीक, ये बात हम समझ गए। तो हो सकता है कोई मान लो इसको गलत तरीके से ले लिया हो। गलत तरीके से मतलब कि आपको ये नहीं समझना है कि अगर हम बिटवीन यूज करें तो हमको उसके साथ एंड लिखना ही है, हमने ये नहीं कहा। जैसे कि अगर हम बोथ वर्ड यूज करें तो बोथ वर्ड के साथ हमको एंड वर्ड यूज करना ही पड़ेगा, ऐसा मैंने नहीं कहा। बट अगर कोई कंजंक्शन यूज करना है तो वो एंड ही होगा, मैं ये बोल रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल जैसे मैं लिखा आई नो बोथ दीज बॉयज, ऐसा मैंने लिखा। यहाँ मैंने कोई एंड नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ कोई जरूरत नहीं है, यहाँ मैंने किसी कंजंक्शन की लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैंने कोई क्लाउज नहीं लिखा या फिर कोई ऐसा वर्ड या फिर ऐसा कोई प्रीडिकेट नहीं है जिसको हमें कनेक्ट करना है। तो ये यहाँ
कुछ नहीं लिखा गया। मैं यही बता रहा हूँ कि ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर हमने बोथ वर्ड लिखा है हमको एंड लिखना ही पड़ेगा, या फिर कोई मैंने बिटवीन लिखा है तो हमको एंड लिखना ही पड़ेगा। जिसे हमने लिखा आई कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। देखिए यहाँ मैंने एंड वर्ड यूज लिखा, बट यहाँ मैंने बोथ वर्ड नहीं लिखा। तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये कोरिलेटिव पेयर्स हैं, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर हमने बिटवीन लिख दिया तो हमको एंड लिखना ही पड़ेगा, या फिर एंड लिख दिया तो बिटवीन लिखना ही पड़ेगा। मैं बस ये बता रहा हूँ कि अगर हमें बिटवीन के साथ किसी कंजंक्शन की यूज करने की जरूरत पड़े तो हमें एंड ही लिखना है। अगर बोथ के साथ, बोथ जो वर्ड उसके साथ अगर कोई कंजंक्शन लिखने की जरूरत पड़े तो एंड ही लिखना है, बट हमेशा उसके साथ ये आएगा कि आएगा ही, वो आएगा कि ऐसा कुछ नहीं। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये हो गया। अब क्या है, हम लिखा है तो इस कंसेप्ट को थोड़ा जो पिछला क्लास था उसमें थोड़ा मैंने गलत बता दिया था बाय मिस्टेक, इसको आप सही कर लीजिएगा। हार्डली हैड द सनसेट द बर्ड्स started chirping. Hardly had the sun set, the bird started chirping. ये हमारा एक क्या है, ये हमारा एक क्या है, एक सेंटेंस है। अब ये जो सेंटेंस है, इसी क्लास में मेरे से बोलने में गलती हो गया था कि मैंने कहा था कि अगर मैंने हार्डली वर्ड यूज किया या फिर स्कार्सली वर्ड यूज किया तो उसके बाद हम देन का यूज करते हैं। हैड द सनसेट, मैंने यहाँ बोला था अगर हार्डली वर्ड यूज किया या फिर स्कार्सली वर्ड यूज किया तो इमीडिएट टाइम के सीक्वेंस को रेफर करने के लिए देन का यूज करते। मैंने ऐसा लास्ट में बोला था, बट वो गलत है, वो गलत है, ऐसा नहीं किया जाता। आप वहाँ भी करेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ भी मैं फिर से बता रहा हूँ वो सही। ठीक, तो अगर मैंने हार्डली वर्ड यूज किया तो यहाँ आप देखोगे ये जो देन वर्ड है, ये जो देन वर्ड है इसका हम कब यूज करते हैं? ये जो देन वर्ड ये क्या है? कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन है। कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, तो इसका यूज किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए। अगर हमें किसी चीज को कंपेयर करना हो तो हम इसका यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ किसी का कंपेयर किया जा रहा है। अगर मैंने कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखा हो या फिर कंपैरेटिव डिग्री का एडवर्ब लिखा हो तो हम देन कंजंक्शन यूज करते हैं। क्या हम कोई कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव एडवर्ब लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। क्या हम किसी चीज को कंपेयर करना चाहते हैं? नहीं लिखे। मैंने क्या बोलना चाहता हूँ कि हार्डली हैड द सनसेट, कि जैसे ही सनसेट हुआ, सन ये क्या है, वर्ब है, जैसे ही सनसेट हुआ बर्ड स्टार्टेड चिरपिंग। तो मैं सनसेट के टाइम को और बर्ड के चिरपिंग के टाइम को आपस में रिलेट करना चाहते हैं। यहाँ मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ देन नहीं यूज होगा। यहाँ क्या यूज हो जाएगा? यहाँ होगा व्हेन, यूज हो जाएगा व्हेन। तो समझ गए? तो यहाँ हम बिफोर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बिफोर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हार्डली के साथ हमें व्हेन वर्ड यूज करना होता है, व्हेन कंजंक्शन यूज करना पड़ता है। ठीक, तो इसको सही कर लीजिएगा जो पिछले क्लास में गलत हो गया था। ये हम समझ लिया। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं और किसके साथ क्या यूज होता है, चलिए उसको नोट करते हैं। 1 2 3। तो हमारे पास जो वर्ड हैं वो क्या क्या है? कोरिलेटिव्स, पेयर्स, कोरिलेटिव पेयर्स, ऐसे वर्ड्स जो एक साथ यूज होते हैं उसको बोलते हैं कोरिलेटिव्स। जैसे तुरंत हमने पढ़ा, अगर हमने बोथ वर्ड यूज किया है और हमें इसके साथ कोई कंजंक्शन यूज करना है तो एंड यूज करेंगे। अगर बिटवीन वर्ड यूज किया है
तो अगर इसके साथ हमें किसी कंजंक्शन की लिखने की जरूरत पड़े तो एंड यूज करेंगे। क्यों करेंगे ये भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद आ गया हार्डली, एक वर्ड आ गया स्कार्सली, दूसरा वर्ड आएगा बेयरली। क्या आ गया? बेयरली। तो इनके साथ कौन कौन सा कंजंक्शन यूज होता है? व्हेन। इनके साथ भी व्हेन, क्योंकि यहाँ हमें टाइम से रिलेटेड बात करनी है, या फिर हम बिफोर भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम बिफोर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो बिफोर कब यूज करते हैं? जब हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं तो हम बिफोर यूज करते हैं। ठीक, ये जो व्हेन है हम किसी भी सिचुएशन में यूज करते हैं। व्हेन हमेशा यूज किया जा सकता है। व्हेन जो है उसको हमेशा यूज किया जा सकता है, बट अगर हमें बिफोर यूज करना है तो जो टेंस था, जैसे अभी हैड लिखा था, हार्डली हैड द सनसेट, तो हम बिफोर भी लिख सकते हैं, लेकिन व्हेन तो हमेशा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है? हमारे कोरिलेटिव्स पेयर है। ठीक, ऐसा नहीं है कि इतने ही हमारे पास कोरिलेटिव पेयर है, और भी कोरिलेटिव पेयर्स हैं। पहले हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, फिर उसको डिस्कस करेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे। एक और कोरिलेटिव पेयर्स है, वो क्या है हमारे पास? लिस्ट। क्या? लिस्ट। तो लिस्ट वर्ड के साथ हमें क्या लिखना पड़ता है? शुड। यहाँ ये इसका जो अंडरस्टूड मीनिंग आता है, इसका जो अंडरस्टूड मीनिंग आता है, इसका आता है अंडरस्टूड मीनिंग मे नॉट, मे नॉट। ये सब हमारे क्या है? कोरिलेटिव पेयर्स हैं। तो लिस्ट के साथ हम शुड ही यूज करते हैं, बोथ के साथ एंड ही यूज करते हैं, बिटवीन के साथ एंड ही यूज करते हैं, हार्डली के साथ व्हेन या बिफोर यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या है? कोरिलेटिव्स हैं। ऐसे पेयर ऑफ वर्ड जो एक साथ यूज होते हैं, इसको बोलते हैं कोरिलेटिव्स। ठीक, ये हमने समझ लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Hardly does he wake up, then his friends arrive. He works hard, list he may not fail again. He may not fail again. ठीक, यहाँ मैंने लिखा हार्डली डज ही वेक अप देन हिज फ्रेंड्स अराइव। हार्डली हैड ही वेक अप, मुश्किल से क्या था? उठा ही था। हार्डली डज ही वेक अप, वो बस उठा ही था, देन हिज फ्रेंड अराइव। तो यहाँ देन यूज नहीं होगा, अभी तुरंत हमने डिस्कस किया हार्डली के साथ क्या वर्ड यूज होता है? व्हेन। यहाँ बिफोर नहीं यूज हो सकता, क्योंकि ये क्या है? प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए यहाँ बिफोर नहीं यूज होगा, यहाँ सिर्फ व्हेन ही यूज किया जा सकता है। अब ही वर्क्स हार्ड, लिस्ट ही मे नॉट फेल अगेन। हमने अभी तुरंत कहा था जो लिस्ट वर्ड है इसका अंडरस्टूड मीनिंग ही होता है मे नॉट। तो वो कड़ी मेहनत करता है, क्यों करता है? ताकि वो दोबारा फेल ना हो। तो लिस्ट के साथ क्या यूज होता है? शुड। लिस्ट के साथ क्या यूज होता है? शुड। तो अब कोई आदमी आया, पूछा कि क्या सर ये जो हमने लिस्ट के साथ शुड लिखा है, मान लो ये शुड नहीं लिखता, तो क्या ये सेंटेंस सही होता? क्या ये सेंटेंस सही होता? मैंने कहा अगर मान लो आप सिर्फ ये लिखते, अगर आप सिर्फ ये लिखते
he works hard, list he fail again। तो भी सेंटेंस सेम होगा, सेम सेंटेंस का जो मीनिंग होगा वो सेम होगा, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये क्या है, ये जो लिस्ट वाला क्लाउज है यहां से यहां तक, और यहाँ जो क्लाउज है क्या डिफरेंस है। ये जो लिस्ट वाला क्लाउज यहाँ क्या है, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में लिखा हुआ है। जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड होता है उसका हम यूज करते हैं किसी को सजेशन देने के लिए, किसी को कमांड देने के लिए, जो कि इनडायरेक्ट कमांड, इनडायरेक्ट सजेशन या फिर किसी विश को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं। इसको बोलते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड। और उसमें जो वर्ब की फॉर्म यूज होती है वो क्या होती है, वर्ब की हमेशा बेयर फॉर्म यूज होती है। बेयर फॉर्म, बेयर फॉर्म क्या होती है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको वर्ब की बेयर फॉर्म बोलते हैं। ठीक, फर्स्ट फॉर्म अलग है, वर्ब की बेयर फॉर्म अलग है, बट उसका जो वर्ड का होता है वो सेम होता है, वो अलग बात है। तो यहाँ हमने लिखा है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड। ठीक, तो ये मॉडल्स जो होता है और जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड होता है दोनों एक ही काम करते हैं। मॉडल्स का हम लोग यूज करते हैं किसी काम होने की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, किसी को सजेशन देने के लिए, कोई प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए। तो यही काम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड के द्वारा भी करते हैं। बट जो मॉडल्स है वो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इसको एक्सप्रेस करने के लिए, बट यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है। यहाँ क्या हेल्पिंग वर्ब है, शुड। बट सेम बात को हमने बिना हेल्पिंग वर्ब पे ही कहा, इसमें हमेशा वर्ब की बेयर फॉर्म ही यूज होती है। ठीक, तो ये भी सही है और ये भी सही है, ये हमने समझा। अब आगे बढ़ते हैं। ये निगाहें बोलती है ओ सनम ओ सनम। तो हमारे पास कुछ सेंटेंस है, जैसे Now he works hard. Now he works hard, but he is poor. मतलब हालांकि वह कड़ी मेहनत करता है फिर भी वो पुअर है। कॉन्ट्रास्ट नेचर शो कर रहे हैं। तो पहला बात है कि ये जो दाउ वर्ड है, ये जो दाउ वर्ड है, हमें इसके साथ जो पेयर में यूज होता है हमेशा क्या यूज होगा, दाउ के साथ हमेशा येट वर्ड यूज होता है, या फिर ऑल दाउ, इसके साथ भी येट वर्ड यूज होता है। तो ये तो गलत है, येट लिखो। एक तो ये तरीका है, या फिर आप यहाँ कोई कंजंक्शन लिखो ही मत, कोई कंजंक्शन लिखो ही मत, क्योंकि हमने ऑलरेडी कंजंक्शन लिख रखा है। या फिर सिंपली आप ये लिखो, दाउ ही वर्क्स हार्ड, ही इज पुअर। तो दोनों तरीका सही। अब यहाँ हमें कंजंक्शन नहीं भी लिखे तो भी सही है, या फिर यहाँ आप क्या लिखो, कंजंक्शन लिखो। लिखोगे कौन सा लिखोगे, ये ही लिखना है, बट नहीं लिखना है। ये हम समझ गए कि ये कोडेटिव पेयर्स हैं, दाव के साथ ये ही यूज होगा जब भी यूज हो, कोई दूसरा कंजंक्शन यूज नहीं कर सकते। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिलेटिव पेयर्स। तो ये हम समझे। इसको मिटा रहे हैं। उसके बाद हमने लिखा नो सूनर डज द सन राइज when he leaves bed। यहाँ क्या होगा, यहाँ when होगा, then होगा, क्या होगा, तो
आपको लग रहा हो कि सर यहाँ मैंने डज को पहले क्यों लिखा, तो आपको जो मैंने इन्वर्जन फॉर्म पढ़ाया है, एडवर्ब का जो इन्वर्जन फॉर्म होता है, जब हम कोई एडवर्ब यानी कि नेगेटिव एडवर्ब या फिर जो एम्फेसाइजिंग एडवर्ब होता है सेंटेंस की शुरुआत में लिखते हैं, तो जिसके लिए एडवर्ब यूज किया गया उस वर्ब को हमें इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना होता है। यहाँ हमने इसलिए इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा है। अब इन्वर्टेड फॉर्म क्या होता है ये बात हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ डिस्कस नहीं किया जाएगा, तो यहाँ डिस्कस नहीं किया जाएगा। ठीक, अब मैंने कहा मैंने यहाँ क्या लिखूं, मैंने अभी तुरंत कहा था ये जो देन वर्ड है वो क्या होता है, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन है। जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का एडवर्ब या कंजंक्शन लिखेंगे तो वहां हमको क्या लिखना पड़ेगा, देन लिखना पड़ेगा। क्या लिखा, सून सूनर, ये कंपैरेटिव डिग्री का है, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, देन लिखना पड़ेगा। तो हमें नो सूनर के साथ क्या लिखना है, देन कंजंक्शन यूज करना, क्योंकि ये क्या है, ये एक कंपैरेटिव डिग्री का एडवर्ब है। As soon as the sunrise when he leaves bed। अब ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है, तो आपको आप हमेशा देखोगे सही गलत करने के लिए मैं हिंदी मीनिंग नहीं देख रहा हूँ, मैं बार बार देख रहा हूँ कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ये एक कंजंक्शन है, ये क्या है, कंजंक्शन है। ये क्या था, एक एडवर्ब था, बिटवीन क्या था, प्रीपोजिशन था, बोथ क्या था, डिटर्मिनर था। हमने बोला था जब दाव जो कि एक कंजंक्शन होता है, बोला यहाँ हम कंजंक्शन लिख भी सकते हैं ये को, या चाहे तो नहीं भी लिख सकते, बट ये जो एज सून एज है वो ऑलरेडी कंजंक्शन है जो कि टाइम को ही एक्सप्रेस करता है, तो हमको अलग से यहाँ कोई भी कंजंक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या है, ये ऑलरेडी कंजंक्शन है, और ये क्या है, एडवर्ब है कंपैरेटिव डिग्री का। इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक, अपना दिल तो ये हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा आई हैव नो अदर फ्रेंड देन शरद। हम बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई दूसरा दोस्त नहीं। जैसे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरे पास कोई दूसरा दोस्त नहीं है, दूसरा दोस्त नहीं है कहने का मतलब क्या, हम किसी न किसी से कंपेयर कर रहे हैं कि कोई पहला होगा तभी तो आप दूसरा बोलोगे, तो हम पहले से कंपेयर कर रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है, अदर जो है ये जो फ्रेंड है इसका कंपेयर हो रहा है इस सरल से कि मेरे पास कोई दूसरा नहीं है, किसके सिवाय, सरल के सिवाय। तो यहाँ क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ क्या हो जा रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। He would rather die than but for mercy he would rather die। या तो वो मर जाएगा, he would rather die but for mercy, but किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। हमने
हमने कहा था जो वुड रेदर है इसका मतलब होता है प्रेफर टू, प्रेफर टू, वो प्रेफर करेगा, क्या ज्यादा प्रेफर करेगा, वो मरना ज्यादा पसंद करेगा देन कि किसी के सामने हाथ फैलाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है कि क्या वो ज्यादा पसंद करेगा। तो यहाँ पे क्या है, कंपेरिजन है। हमको यहाँ क्या यूज करना है, देन यूज करना है। तो कुल मिला के इतना पढ़ने के बाद हमको ये पता चल गया कि इसके साथ हमें क्या यूज करना है। एक और सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद फिर लिस्ट बना लेंगे कि कहाँ किसके साथ क्या यूज होगा। हम लिखा कि he does nothing else, वह कुछ नहीं करता है। he does nothing else than sing all the time, then sing all the time। मतलब he does nothing else, वह कुछ नहीं करता किसके सिवाय, गाना गाने के सिवाय। मान लो यहाँ बहुत सारा चीज है, मान लो कि है खेलना, सिंग करना, और फिर स्टडी करना, राइटिंग करना, तो बहुत सारी वर्क हैं। तो वो इस बहुत सारे फार्मिंग करना, गेमिंग करना, तो ये बहुत सारे काम में से, ये सब काम में से कुछ नहीं करता, ये सिर्फ क्या करता है, सिंगिंग करता है। तो इस बहुत सारे में से मैंने किसी एक को बाहर निकाला है, मतलब इसमें से क्या किया, मैंने सबको हटा दिया। क्या हुआ, ही डज नथिंग, मतलब जो पूरा था उसमें से हमने सबको हटा दिया। पहले मैं ये बोलूँ, ही डज नथिंग, अब क्या समझिएगा, वो कुछ नहीं करता है। अब कुछ नहीं में से मैं जैसे बोला नथिंग इल्स, मतलब ये जो कुछ नहीं है उसमें से कुछ कर रहा है। ये जो इल्स वर्ड है ये एक्सक्लूजन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, एक्सक्लूजन के लिए, किसी चीज को किसी में से बाहर निकालना। जैसे 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 मान लेते हैं यहाँ बहुत सारा आदमी है, राम है, श्याम है, घनश्याम है, रोहन है, शोहन है, गणेश है, रमेश है, सुरेश है, बहुत सारा आदमी है। तो अब कोई आदमी आया, वो बोल रहा है कि ठीक से नहीं देखा, उसने बोला कि आई नो एवरीबॉडी, आई नो एवरीबॉडी, आई नो एवरीबॉडी। इसका मतलब ये जो है उसमें से वो सबको जानता है, आई नो एवरीबॉडी, इसमें से वो क्या जानता है, सबको जानता है, ठीक। बट आई नो एवरीबॉडी, लेकिन मान लो उसने गौर से देखा, उसे लगा और इसमें से जो कुछ आदमी है उसको हम नहीं जानते हैं, उसमें से कुछ आदमी है उसको हम नहीं जानते, तो क्या बोलेगा, आई नो एवरीबॉडी एल्स। इसका मतलब क्या हो गया, जब मैं ये बोलूं कि मैं सबको जानता हूं, मतलब ये पूरा आ गया, ये पूरा आ गया। जब मैं बोला आई नो एवरीबॉडी एल्स, मतलब ये पूरा में से है, जो कुछ पोर्शन है उसको नहीं जानता है। तो इस वर्ड है एक्सक्लूड करता है, उस सब जो आप बोल रहे उसमें से कुछ को बाहर निकाल दिया, ठीक। तो जब आप कुछ, ही डज नथिंग एल्स, जो नथिंग में से वो जो कुछ है उसको हमने बाहर निकाल दिया। तो वो कुछ क्या था, वो जो कुछ था वो क्या है, सिंगिंग है। तो अब वो जो कुछ है उसको एक्सप्रेस करने हमारे पास ये जो एक्सक्लूजन का हमारे पास, एक्सक्लूजन का हमारे पास जो प्रीपोजिशन होता है वो हमारे पास कंजंक्शन में एक ही है। तो हमारे पास एक्सक्लूजन का जो कंजंक्शन है वो एक ही है, वो है बट। वो ही डज नथिंग एल्स बट सिंगिंग, मतलब वो कुछ नहीं करता है, सिर्फ गाते रहता है। जैसे हम एग्जांपल दे, टू इज, हम बोलते हैं ऑल द नंबर आर, ऑल द प्राइम नंबर आर ऑड नंबर बट टू। इसका मतलब क्या हो गया, ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर, जितने भी प्राइम नंबर हैं वो क्या है, ऑड नंबर है, बट टू। इसका मतलब क्या हो गया
कि सभी जो प्राइम नंबर है वो ऑड नंबर है बट 2, मतलब 2 को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग 2। तो ऑल द प्राइम नंबर आर ऑड नंबर बट 2। इसका मतलब क्या निकलता है कि सब तो जितने भी प्राइम नंबर है वो सब ऑड नंबर है, इसको छोड़कर, 2 जो है उसको छोड़कर। यहाँ भी क्या कर रहा है, मैं सबको जानता हूँ, इल्स को, ये जो इल्स है वो इल्स क्या था, सिंगिंग था, इसी को एक्सप्रेस करने के लिए हमने क्या लिखा है, बट लिखा है। तो हमको क्या जानना है, जो इल्स वर्ड है उसके साथ जो कंजंक्शन यूज होता है वो क्या होता है, इल्स। कौन सा कंजंक्शन यूज होता है, इल्स। ठीक, ये हम समझ गए। तो हमने कितने क्वालिटी पेयर पढ़े, तो हमें पढ़ा जो नो सूनर है, जो कि एक एडवर्ब है, इसके साथ देन यूज करना है। जो अदर है इसके साथ भी देन यूज करना है। जो रैदर है ये भी एक एडवर्ब है, इसके साथ भी देन यूज करना है। जो अदर है वो क्या है, एक डिटर्मिनर है। जो इल्स है इसके साथ भी हमें, इसके साथ हमें बट कंजंक्शन यूज करना है। ये हमारे क्या है, कोरिलेटिव्स पेयर है। चलिए इसको नोट कीजिए। आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस हमारा इट विल बेनिफिट, इट विल बेनिफिट। इसको तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट लेक्चर में। चलिए देखते हैं आपको कुछ याद है या नहीं है। Neither you or your friend not only did he tell a lie, and also stole our phone। तो यहाँ जो मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है इसमें आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। वैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया इस सेंटेंस को। मैंने जब फर्स्ट क्लास लिया था तो उसमें मैंने ये बताया था कि हमारे पास जो कुछ कोरिलेटिव पेयर्स हैं वो क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक है आइदर और नाइदर नॉर, जो साथ में यूज करना होता है। जो नॉट ओनली है इसके साथ हम जो यूज करते हैं वो क्या होता है, वो है बट ऑल्सो। क्या यूज करते हैं, बट ऑल्सो। और नाइदर के साथ क्या यूज होता है, नॉट। इसको हम पहले ही बता चुके हैं। ये क्वालिटी पेयर्स है, इसमें क्या बताया, अब याद होना चाहिए था, अब नहीं याद है तो फिर याद कीजिए। ये हो गया, इस तो हो ही चुका था, फिर कैप हो गया। तो अगला सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नहीं तो ये जो और भी क्वालिटी पेयर्स हैं उसको थोड़ा फिर से लिखा देते हैं, जैसे नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगला क्या होगा, चाहे आप नॉट लिखो
चाहे आप नेवर लिखो, इसके साथ और ही यूज किया जाएगा, चाहे आप वेदर यूज करो, इसके साथ ही और ही यूज होता है। ठीक, ये जो पेयर्स है आपको इसे याद रखना है। ये भी क्या है, एक कोरिलेटिव पेयर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, तो हमने इस सब को प्रैक्टिस करते रहना है। हम भी कभी कभी 10-10 मिनट का प्रैक्टिस सेशन अब लाने वाले हैं। तो ये जो कंजंक्शन चल रहा है, इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, वोकैब। जो मेन पार्ट है उसने हमको, उसको मैंने पढ़ा दिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, ये हो गया कंजंक्शन। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वोकैब सेक्शन। जो मेन पार्ट है वो हो चुका है। मैंने लिखा कि cannot speak French और जर्मन। यहाँ आपको कोई नॉर नहीं यूज होगा, यहाँ नॉट लिखा है, क्या यूज होगा, और यूज है। हम ये भी लिख सकते हैं, ही कैन, क्या लिख सकते हैं, ही स्पीक, या फिर लिख सकते हैं ही कैन स्पीक नाइदर फ्रेंच नॉर जर्मन। ठीक, ही कैन स्पीक नाइदर फ्रेंच नॉर जर्मन। ठीक, ये हो गया। एक और सेंटेंस लिख ही देते हैं, आई एम नॉट श्योर whether he will help you, otherwise his friend, I am not sure whether he will help you, otherwise his friend। तो अभी तुरंत हमने कहा था जो वेदर है, वेदर के साथ क्या यूज होता है, और ये जो अदरवाइज वर्ड है, ये एडवर्ब, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, जो कि मैंने एडवर्ब में पढ़ाया था। ठीक, इसको नोट कीजिए। ये हमने समझ लिया। तो इस क्लास के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी बचा हुआ कोरिलेटिव पेयर है उसको कंप्लीट करेंगे।